नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जमीनों का सौदागर कौन, इंडिया गठबंधन मौन की। उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके चलते प्रदेश के सत्ता पक्ष सहित तमाम राजनीतिक दल अपनी कमर अभी से कसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर सत्ता पक्ष भाजपा अपनी तमाम योजनाओं और अभियानों से प्रदेश की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है, तो वहीं प्रदेश के विपक्षी दल लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर कर जनता को अपनी ओर लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक सभी विपक्षी दल जो अलग अलग होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे थे, अब इंडिया गठबंधन के जरिए सरकार को घेरने के प्रयास में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक बैठक में निर्णय लेने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार के खिलाफ कई मुद्दे उठाए और धरना व मौन व्रत के जरिए प्रदर्शन किया। विपक्ष का मानना है कि सरकार और सत्ता पक्ष के नेता जहां अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, तो वहीं अब भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने में सरकार पीछे रह गई है, जिसमें मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने और राज्य के भूमिहीनों और आपदाग्रस्त गांवों के पुनर्वास जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ऐसी तमाम जमीनों को पूंजीपतियों को लीज पर देने और बस्तियों को उजाड़ने का काम लगातार कर रही है। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रदेश की जनता किस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का ताज पहनाती नजर आएगी। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि एक तरफ चल रही भाजपा सरकार के दावे और दूसरी ओर विपक्ष के सवालों से यह जरूर जाहिर होता है कि चुनावों को नजदीक आते देख सभी दलों की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है, और जिसके चलते आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने आज 25 फरवरी को देहरादून के गांधी पार्क में सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार नियमों को दरकिनार कर ऋषिकेश, बिंदुखता, पूंछड़ी समेत कई इलाकों को खाली कराने का काम कर रही है। ऐसे में उनकी मांग है कि साल 2016 की कट ऑफ डेट को मानकर बस्ती और वन भूमि वालों को मालिकाना हक दिया जाए। ऐसे में आम लोगों के अस्तित्व से जुड़े इन बिंदुओं को लेकर इंडिया गठबंधन और तमाम सामाजिक जन सरोकारों से जुड़े संगठनों ने गांधी पार्क में धरना दिया है। हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन व्रत भी रखा। ये अभी मैं रखूंगा 1 घंटे का मौन व्रत, बाकी लोग जो है धरने पर हैं। ये इंडिया गठबंधन के साथियों और कुछ जो हमारे संघर्ष के संगठन हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उठ करके खड़ी हुई हैं, जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के सामने अपने छत बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी जिंदगी भर की कमाई और श्रम को बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है। और उसका समाधान केवल राज्य के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। समय समय पर कुछ सरकारों ने, जिनमें हमारी सरकार भी है, कुछ निर्णय लिए थे, लेकिन अब वो निर्णय आगे नहीं बढ़ रहे हैं लोगों के सामने। जैसे कुछ जगह खत्ते, गोठ, टोंगिया गांव आदि हैं, जो वर्षों से मेरा अपना अनुमान है कि जब जंगल की व्यवस्था अस्तित्व में आई होगी, तो उसी समय ये टोंगिया गांव आदि, खत्ते, गोठ आदि की व्यवस्था भी सामने आई। ये असल में इस प्रदेश के भीतर जो वन गांव हैं, खत्ते हैं, टोंगिया गांव हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनके मालिकाना अधिकार का सवाल है, जिसको लेकर के लोग लंबे अरसे से लड़ते रहे हैं। वो बिंदुखत्ता का मामला हो, बागजाला का मामला हो, पुछड़ी हो, बग्गा चौवन हो, बापू ग्राम हो, तमाम ऐसी बसासतें हैं जो सैकड़ों साल से बसी हुई हैं और जिनको स्थायी मालिकाना अधिकार की लड़ाई भी जिनकी उतनी लंबी है, लेकिन सरकार उनको मालिकाना अधिकार देने के बजाय, राजस्व गांव का दर्जा देने के बजाय बुलडोजर के जरिए उजाड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी बहुत परिश्रम नेता है, और जब दल के अंदर सुनवाई बंद हो जाती है तो व्यक्ति मौन ही धारण करता है, और हरीश रावत जी का मौन धारण लगातार अनेकों बार हो चुका है, और जनता ने भी मौन धारण करा रखा है, और जितनी बार करें हम उनके मौन धारण का स्वागत करते हैं। इसी
आपको बता दें कि विपक्ष का मानना है कि राज्य की विधानसभा ने मलिन बस्तियों को लेकर एक कानून पारित किया था, जिसमें साल 2016 से पहले बसी बस्तियों को वर्गीकृत किया गया था। उसमें कहा गया था कि इन बस्तियों में बसे लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन अब देहरादून में उन्हें भी उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक सभी विपक्षी दल जो अलग अलग होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते रहे थे, अब इंडिया गठबंधन के जरिए सरकार को घेरने के प्रयास में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पर तंज कसती नजर आ रही है। आज जो बस्ती बचाओ आंदोलन की प्रमुख मांग है, एलिवेटेड रोड निरस्त करो और सभी बस्ती को मालिकाना हक दो, ये मुख्य मुद्दा है। और इसको लेकर 1.5 लाख हस्ताक्षर आज मुख्य सचिव को दिए जाएंगे, 1.5 लाख। और हमारा जो संघर्ष है निरंतर जारी रहेगा जब तक हम लोग जीतते हैं। अतिक्रमण है, और जब देश एक व्यवस्था में चलता है कि जो लोग हम लोग भूमि पर हैं, भूमिहीनों को भी पट्टे आवंटन होते हैं, तो हमें एक तो भूमिहीन जो है उनको भूमि आवंटन हमें करनी चाहिए। बाकी बनपुरा में जो अतिक्रमण रेलवे की भूमि पर कब्जा किया गया उसे हटाने का यदि आदेश दिया है तो वो हटेंगे ही, आज नहीं हटेंगे कल हटेंगे। लेकिन उनको हटाने से पहले आदमी किसी तरीके से, अगर यदि वो उन पे भूमि नहीं है तो भूमिहीनों को सरकार को चाहिए कि कहीं पट्टे आवंटन कर दे। और उसमें रेलवे की भूमि को तो आपने, अगर हाई कोर्ट ने कह दिया तो उसको अप्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। देखिए, पूरे देश में जो है गठबंधन है कहाँ। आपने झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया था, उन्होंने किस प्रकार जो है इनको नसीहत दी। स्वयं जो है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब देश से बाहर जाकर इस प्रकार की बात करते हैं तो देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। तो गठबंधन बचा कहाँ है, कौन सा गठबंधन। और उत्तराखंड में तो कहीं से कहीं तक कोई गठबंधन है ही नहीं, अप्रासंगिक है। कांग्रेस के आह्वान पर अभी आपने देखा उन्होंने जिस प्रकार जो है घेराव का प्रयास किया, 1.5 लाख की बात कर रहे थे, 6000 भी संख्या नहीं जुटा पाए। पूरे सोशल मीडिया में जो है खाली कुर्सियों की तस्वीरें चली। कुल मिलाकर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने और राज्य के भूमिहीनों और आपदाग्रस्त गांवों के पुनर्वास और जैसे मुद्दों को लेकर हरीश रावत द्वारा 1 घंटे का मौन व्रत एक बार फिर रखा गया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसी तमाम जमीनों को पूंजीपतियों को लीज पर देने और बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रदेश की जनता किस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में जीत का ताज पहनाती नजर आएगी, या हरीश रावत का मौन व्रत भविष्य में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता 2027 में दिलाने में कामयाब रहेगा या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। कुंवर जोपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अशोक बोरा केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आगे और मेहमान हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे, इंदु मान जी जुड़ेंगे, हेमा बोरा जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले अरुण जी के साथ आज शुरुआत कर लेते हैं। अरुण जी और अशोक बोरा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण जी, चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की जो चुनौती सामने आई है, क्या ऐसे सत्ता पक्ष के लोग स्वीकार कर पाएंगे? और 27 में चुनाव है, लेकिन अभी से जो घटनाक्रम शुरू हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तैयारियां भी काफी तेजी के साथ में शुरू हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर गरिमा, देखिए, हम उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन यही गठबंधन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रास्ते चलता नजर आता है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां चुनाव होने हैं भविष्य में, जैसे बंगाल है। बंगाल में कांग्रेस अलग है, वामपंथी दल अलग लड़ते हैं, और ममता बनर्जी तो अलग है ही। तो ये स्थिति है। और दूसरी चीज, एक चीज है गरिमा, मैंने तमाम डिबेटों में बोला है कि देखिए, अतिक्रमण का पक्ष नहीं लिया जा सकता। अतिक्रमण पहले करवाया जाता है, वहां उनके बिजली पानी के कनेक्शन, वोटर आईडी, और आप ये लगा लीजिए आधार कार्ड, तमाम चीजें उनकी बन जाती है। और उसके बाद स्थिति ये होती है कि वो पक्के अपने को पक्के रियायती समझ लेते हैं, लेकिन समय समय पर जो कोर्ट के डिसीजन आए हैं, जैसे कल बनभूलपुरा वाले मामले में हम देखें तो कोर्ट ने साफ कहा है कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मानवीय पहलू उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, या हम ये कहें कि वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत लाया जा सकता है।
तो ये कोर्ट भी समझ रहा है। और दूसरी चीज, ऋषिकेश वाले मामले में अगर हम देखें, तमाम वन भूमि में बस्तियां बसी हुई है और वहां भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने रेल रोकने की कोशिश करी या पथराव करने की कोशिश करी, उनके साथ भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो देखिए, कोर्ट लगातार इन चीजों का संज्ञान ले रहा है और हिंदुस्तान में कोर्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है। या तो विधानसभा इस बारे में कोई प्रस्ताव पारित करे राजस्व ग्राम बनाने का। अब राजस्व ग्राम कैसे बनेगा मेरी समझ में इसलिए नहीं आता, मैं पहले भी एक बार ये सवाल उठाया था कि जो इलाके नगर निगम में शामिल हो चुके हैं उनको फिर से राजस्व ग्राम की श्रेणी में कैसे लाया जा सकता है। या तो इसके लिए विधानसभा का, जो सही बात है, ये हरीश रावत भी बोल रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाकर उसमें ये विधेयक पारित कराया जाए और उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। लेकिन वैसी मंशा सरकार की नहीं है। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने के बाद उसी अनुरूप कार्रवाई कर रही है। जी गरिमा। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में सर। हमारे साथ में अशोक बोहरा जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। सर, क्या कहेंगे, सरकार की योजनाओं पर विपक्ष ने जो आवाज उठाई है, ये कितना लाजमी है? ये सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा। अशोक जी, जो सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब जंग शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है, चुनाव से पहले की तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बिल्कुल गरिमा जी, ये उत्तराखंड क्रांति दल, पहले तो मैं स्पष्ट करता हूँ कि किसी इंडी गठबंधन का कोई समर्थक नहीं है, कोई गठबंधन में नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव में लड़ रहा है, इसलिए उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो ये मलिन बस्तियों का है, इसमें जैसे सर ने भी बोला कि पहले ये देखना चाहिए कि जब ये बस रहे थे, इन्हें बसाया किसने, इनको जो सुविधाएं, सरकारी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जब उनको सरकारी सुविधाएं, जब मलिन बस्तियां बस रही थी, ऐसा तो नहीं था कि ओवरनाइट द्वारिका की तरफ, मथुरा से द्वारिका शिफ्ट हो गए, पता नहीं चला किसी को। ये धीरे धीरे करके यहाँ पे आए हैं और सारी सुविधाएं इनको जो है मिली हैं। तो ये इन्हीं लोगों ने दी है, क्योंकि यहाँ 25 सालों से भाजपा और कांग्रेस की सरकारें हैं। जब भाजपा कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी इनको करने की बात करती है, कांग्रेस अभी बीजेपी है तो कांग्रेस आवाज उठा रही है। लेकिन हकीकत मायनों में उत्तराखंड का बंटाधार इन दोनों ही दलों ने किया है। और जैसे अभी वहाँ बनफुलराम में जो हमारे पहाड़ से लोग आए हैं, जो यहाँ बस रहे हैं, पिथौरागढ़ से, गंगोलियार से, उधर क्षेत्र से आगे 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनको अभी मालिकाना हक नहीं मिला, उनका राजस्व ग्राम नहीं बना। जैसे सर कह रहे थे कैसे बनेगा, ये सारी योजनाएं बनाने का काम सरकार का है और सरकार को करना चाहिए। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। अरुण जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अरुण जी, सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ में, जपेंद्र जी जुड़ नहीं पाएंगे, उनसे हम जरूर जवाब लेंगे। अरुण जी, लेकिन क्या लग रहा है कि मलिन बस्तियों का जो मुद्दा है हमेशा से चर्चा का एक बड़ा विषय रहा है, क्या आपको लगता है कि इनको इनके अधिकार कभी मिल पाएंगे? गरिमा, देखिए, अगर हम मानवीय पहलू की बात करें तो मानवीय पहलू यह है कि उनको कहीं अन्यत्र बसाया जा सकता है या जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लाभार्थी बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक चीज है कि जिसकी 3 लाख रुपए से नीचे की आमदनी होगी सालाना, वही प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन बस्तियों में जिनका बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज एक जो आपको दिखता है कि अब इतने ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आ गए हैं कि एक ठेली वाले के यहाँ भी वो QR कोड लगा हुआ है, जो आदमी कोई सामान खरीद रहा है वो QR कोड से पेमेंट कर रहा है। तो एक तो अब इनकम नहीं बची कि आपकी आमदनी कितनी है वो साफ बैंक स्टेटमेंट से साफ हो जाएगा। दूसरी चीज, मैं बार बार यही कहता हूं कि आखिर ये बस्तियों को बसाने में जिन लोगों का योगदान है उनको कब चिन्हित किया जाएगा? चाहे वो पटवारी हो, चाहे कानूनगो हो, तहसीलदार हो या कोई राजनेता हो, उनको कब चिन्हित किया जाएगा? आखिर नदी किनारे, नदी नालों में, रेल की पटरियों के किनारे ये बस्तियां आबाद कैसे हो गई और वहां रहने वालों को तमाम सुविधाएं कैसे मिल गई? और आप देखिए, बरसात के दिनों में अगर कोई घर में पानी घुस जाता है तो मुआवजा भी उसे मिलता है। स्थिति तो ये है। और मुझे लगता है कि ये सिस्टम का फेलियर है कि जब ये बस्तियां बसती है या इंक्रोचमेंट होते हैं तब कोई ध्यान नहीं देता
और धीरे धीरे वो इंक्रोचमेंट जो है वो पक्के हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, और उनको तमाम सुविधाओं दिलाने में हमारे राजनेताओं का योगदान भी रहता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आखिर चिन्हित करना पड़ेगा कि दोषी कौन है। वो भी उतने ही भागीदार है जितने भागीदार अतिक्रमण करने वाले हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों का कोई तथ्यात्मक हल हमें खोजना ही होगा, सरकार को खोजना होगा। नहीं तो ये स्थिति आएगी कि लगातार जो उच्चतम न्यायालय है उसको इंटरवीन करना, एक पीआईएल डलती है वो इंटरवीन कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है इसको खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर कब्जे नहीं किए जा सकते, इसके ऊपर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तो ये कहीं वन भूमि पे है, कहीं रेल भूमि पे है, कहीं सिंचाई विभाग की जमीन पे, ये तमाम चीजें हैं। तो ये देखना पड़ेगा। जी गरिमा। चलिए लौटते हैं आपके पास में। इंदु मान जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। जपेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले जपेंद्र जी से ही हम जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी, मलिन बस्तियों पर सरकार और विपक्ष की जो चुनाव से पहले की जंग है, कह लें, शुरू हो चुकी है। मलिन बस्तियों को अधिकार मिलेंगे क्या? सबसे पहले तो यही सवाल। देखिए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते ही मलिन बस्तियों को 3 साल का समय दिया गया। अभी जैसे अरुण जी ने कहा कि भाई वहां पे बसाया किसने, बसाने का काम तो हम सबको पता है कि कांग्रेस के नेताओं ने किया, बखूबी किया। जागरूकता का विषय ये है कि ये उन बस्ती वालों को, या जहां पे भी अनाधिकृत रूप से जब वो बसाए जाते हैं, तो जनता को भी ये देखना चाहिए ये कौन नेता हमें आज बसा रहे हैं। आज तो अपने वोट बैंक की खातिर ये हमें बसा रहे हैं, लेकिन कल जब हम उजड़ेंगे तो कि किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भूमि के ऊपर कब्जा, ये तो कहीं से भी वैध नहीं है। चाहे किसी की निजी भूमि हो, चाहे सरकारी भूमि हो, सरकारी भूमि है और वहां आकर कब्जे कर लेना और वहां बस्तियां बस जाना, ये वास्तव में उस समय की सरकारों की बहुत बड़ी कमी रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते सरकारी भूमि पे कब्जे क्यों नहीं हो रहे हैं? आज तो छुड़ाए जा रहे हैं। और पूर्ववर्ती सरकारों के समय सरकारी भूमि के ऊपर ही बस्तियां क्यों बसी? रेलवे की भूमि को ही घेर कर वहां बस्तियां क्यों बसाई गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम सरकार में हैं, हमारी सरकार का जो मानवीय पहलू है वो भी निकलकर सामने आता है। तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले जितने भी पात्र होंगे हैं हमारे देशवासी, उन्हें उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो पात्र नहीं है उनका क्या? तो डेफिनेटली, क्योंकि कब्जेधारी हैं, कब्जे करके बैठे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति का, वो सब परिवार शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय बीच में आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अगर आदेशों का सरकार पालन ना करे तब मुसीबत, और अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन होता है तो ये उस जनता के साथ कहीं ना कहीं आज उन्हें लगता है कि उन्हें बसाने वाले, उन्हें वोट बैंक बनाने वाले, उनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आज उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी योजना के लाभ के तहत उन सब लोगों को लाभ देने का भरकस प्रयास कर ही रही है। और अब 2014 के बाद से निरंतर निर्बल वर्ग के लाभ की दृष्टि से केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उस वर्ग को लाभ देने का काम निरंतर जारी है। 6.5 करोड़ से ज्यादा घर बनाकर दिए भी जा चुके हैं इन पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और वहीं अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों का देखें हाल, तो वो केवल और केवल कागजों पर राजनीति चलती थी, कागजों पर योजनाएं चलती थी, कागजों पर दम तोड़ देती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में केंद्र में और राज्यों में वो योजनाएं कागजों पर दम नहीं तोड़ रही हैं, वो धरातल पर उतर रही है। अब ये मामला है तो इसके मानवीय पहलू के तौर पर सरकार जितना भी बेहतर कर सकती है अब वो जरूर सरकार करेगी, और चाहे वो केंद्र का सहयोग से हो, राज्य सरकार अपने मदों से उसे जैसे भी लेके चलेगी तो वो एक अलग पहलू है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये इन लोगों को जागना होगा कि कांग्रेस की जिस तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार होकर आज ये बेघर होने के कगार पर हैं, इसी तरह देश की हालत कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में रही है। तो निश्चित तौर पर ये जागरूकता का विषय भी है। ठीक है, इंदु मान जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत मैम आपका। इंदु जी, जपेंद्र जी के जवाब से कितनी संतुष्ट है? क्या लग रहा है कि क्या हक मिल पाएगा? और उनका ये भी कहना है कि भाई धोखा उनके साथ हुआ, उन लोगों ने किया जिन्होंने बसाया।
देखिए, कुंवर जपेंद्र जी लगातार एक ही बात कहते रहे, वो ये कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इनको बसाया। अब 26 वर्ष में 16 या 18 वर्ष इनकी सरकार रही है और 10 वर्ष हमारी रही है। और 2002 से और 2008 तक कहाँ किसको कितना बसाया गया ये सभी जानते हैं। इंडस्ट्रीज लगाई गई या प्रदेश का कितना भला किया गया, उसी का नतीजा है कि आज के दिन उत्तराखंड जिंदा है। वरना उत्तराखंड को आज जिस तरह से मिटाने में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी एक छोटी सी घटना हुई है हमारे ऊधम सिंह नगर में, छोटी नहीं है वो, छोटी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी घटना है। आज इन्होंने ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन इनके जो नीति है, इनकी जो कार्यशैली है, वो केवल बेस्ड है केवल हिंदू मुस्लिम पर। अब उत्तराखंड में मुस्लिम कम्युनिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको भी, उत्तराखंड को भी इन्होंने उस चीज पे घसीट लिया है धीरे धीरे डेमोग्राफी के नाम पे। और इस बात पे कोई नहीं बोलता है कि पलायन क्यों हो रहा है पहाड़ से, उसके कारण क्या है। क्योंकि जो पहाड़ी वहां पर बसा हुआ था, जो पर्वतीय हमारे भाई बंधु वहां बसे हुए थे, वो वहां से क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनकी खेती आपने छीन ली है, उनको रोजगार नहीं दिया है। हाँ। बूढ़े अकेले रह गए हैं वहां पर। तो पलायन की इस बात पे बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन आज जो मलिन बस्तियां बसी, इनका देखिए, मैंने कल भी दूसरी न्यूज पे कहा था, इनका जो फोकस है केवल इस बात पे रहेगा कि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया वनभूलपुरा में, अब इनको समय चाहिए ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में हम इनको बसा पाएंगे नहीं बसा पाएंगे। उस जो प्रधानमंत्री मिशन के तहत जो घर मिल सकते हैं, क्या उनको मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे? भाई अब तक आप कहाँ थे? वहां पे मेयर है, पार्षद है, और वनभूलपुरा जो है वहां पे भी पार्षद है। वो तो लगातार अपने इसे पार्षद लोग देखते हैं इस बात को कि ये पात्र है प्रधानमंत्री मिशन योजना के या नहीं है। आज पहले सरकार उस चीज को देखेगी। क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने बसाया? कौन सा बीजेपी का विधायक जो चुनाव लड़ने जा रहा है वो हटा दे रहा है? आज कितने विधायक हैं बीजेपी के? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगी कि चाहे आप बिंदु खत्ता की बात कर लीजिए, ऋषिकेश की बात कर लीजिए, कौन वहां पर विधायक है? तो किसने बसाया और कौन हटा रहा है? आपका उद्देश्य देखिए, अतिक्रमण के नाम पर या मलिन बस्ती के नाम पर केवल आपका उद्देश्य रहता है गरीबों को सताना। क्योंकि जहां कहते हैं ना, वहीं पे आदमी वो करता है जो कमजोर होता है। आप वहां करिए ना, इंडस्ट्री वाले से आप देखिए ना वहां पे कितना अतिक्रमण हो रहा है, वहां पर कितना पोल्यूशन हो रहा है। क्या उन्होंने जो उद्योगों की नीतियां बनाई गई थी 2002 से 2007 तक, उसको वहां पर फॉलो किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण की तब क्या हालत थी और आज क्या हालत है? जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से नहीं निभाई जा रही है। चलिए, इस पर और लोगों से भी हम जवाब लेंगे और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक ले, चल लौटता है। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं अशोक वोरा जी का वापस से रुख कर लेते केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना, मुख्य विपक्षी दल कह सकते हैं। ठीक है, अशोक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरुण शर्मा जी का ही वापस से रुख कर लेते हैं। अरुण जी, जपेंद्र जी के जवाब और इंदु जी ने जो मुद्दे उठाए, आपको लग रहा है कि जो पूरा जवाब था वो ठीक था? नहीं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंदु जी की ने बोला कि 16 साल इनकी सरकार और 10 साल हमारी, तो मैडम वो बात आपकी ठीक है कि ये सरकारें किसी ना किसी की तो रहेंगी प्रदेश में, सरकार विहीन ये प्रदेश नहीं रहेगा। लेकिन सवाल वही है कि किनके समय में ज्यादा लोगों को बसाया गया, और फिर अगर दूसरी सरकार आई, वो गलती उनकी भी है कि दूसरी सरकार आई तो उसने उन्हें रेगुलराइज क्यों किया, उसने उस सरकार के समय एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, वो ये है कि एक्शन क्यों नहीं लिया, उनको सारी सुविधाएं क्यों मिली। ये देखिए, ये आप एक दूसरे पे दोषारोपण करके जो मूल मुद्दा है उससे भटक नहीं सकते। मूल मुद्दा
हमारे यहाँ लगातार अतिक्रमण होना और उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट का दखल देना। अगर हम सही थे तो सुप्रीम कोर्ट को बेदखली के आदेश क्यों देने पड़े? सवाल यह है। अगर वो ऋषिकेश में जो वन विभाग की भूमि में 12 वार्ड बसे हैं नगर निगम के, अगर वो सही थे तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों सर्वे का निर्णय देना पड़ा? बनभूलपुरा में तो उन्होंने खाली कराने का आदेश दे दिया, अब देर सवेर वो खाली होंगे क्योंकि वो रेलवे की भूमि है। उसी तरह केवल ये 2 उदाहरण है, लेकिन इसी तरह प्रदेश में नाले, खाले, सिंचाई विभाग, रेल की जमीन पे लगातार कब्जे हुए हैं और जिस समय वो कब्जे होते हैं उस टाइम मुझे लगता है जो जिम्मेदार है वो कहीं कुंभकर्णी नींद सो रहे होते हैं, वो उस टाइम हटाने का प्रयास नहीं करते और धीरे धीरे वही कब्जे पक्के हो जाते हैं। उनके हाउस टैक्स भी लग जाते हैं, बिजली के बिल भी उनके मीटर लग जाते हैं, पानी के बिल भी आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद यही लोग लड़ते हैं, फिर उसके बाद जब कार्रवाई होती है तब यही लोग सबसे पहले लेकर कागज खड़े हो जाते हैं। हाँ। तो या तो आप सही है या सुप्रीम कोर्ट सही है, कौन सही है ये निर्णय कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सही थे तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल क्यों देना पड़ रहा है अलग अलग मामलों में? और ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जब जब PIL डलेगी यही होगा। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि सरकार पहले ही संज्ञान लेकर इन लोगों के विस्थापन की बात करे, इन लोगों को कहीं और बसाने की बात करे और उन सरकारी भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराए। जी गरिमा। ठीक है, अशोक वोरा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, ठीक है, आप पूरी तरीके से सत्ता में नहीं है, लेकिन यूकेडी ने लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम किया है, चाहे मूल निवासियों की बात हो या फिर मलिन बस्तियों के मामले हो। दोनों को ही मौका मिला, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन असल में इन दोनों के लिए क्या वाकई संपूर्ण विकास के लिए, इनकी समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए कभी कोई काम किया गया, आपको लगता है? जी मैडम, बिल्कुल काम नहीं किया है इन्होंने। जब इन लोगों को अगर पूछा जाए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अगर पूछें कि उत्तराखंड जब ये तो सब में से उम्र में बड़े हैं, ज्यादा सत्ता में भी इनको पता है कि उत्तराखंड जब आंदोलन चला था तो उत्तराखंड की मूल अवधारणा क्या थी। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याएं थी, वो सुविधाएं वहां मुहैया करवाई जाए ताकि वहां के लोग वहीं रुके। इस संबंध में जो है उत्तराखंड पृथक राज्य बना था, लेकिन उत्तराखंड में 25 साल में भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही। इन लोगों ने पहाड़ की ओर अनदेखा करके बाहर से आए लोगों को मलिन बस्तियां बसा दी। अब ये कहते हैं ये अवैध हैं, तो अवैध हैं तो जब इनको सरकारी स्कूल वहां पे देते हैं, जैसे बनपुलरा इधर है सरकारी स्कूल, अस्पताल, ये सब किसने बनाए सरकारी? बिजली और पानी के कनेक्शन क्यों दिए? और जिन अधिकारियों ने दिए, मैं तो कहता हूँ जो अधिकारी उस समय थे, जिनकी ड्यूटी थी, उन पे भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। भाई तुमने सोए थे जब तुम्हारे जिम्मेदारी थी, किसी क्षेत्र का तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी, तब आप लोग सोए थे। वो चाहे वो रिटायर्ड हो गए हैं या चाहे जॉब में, उन पे भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे भी वसूली करनी चाहिए। क्योंकि वो बगैर संरक्षण के कोई भी आम आदमी जमीन को दबा नहीं सकता किसी की भी। तो मेरी ओर से उत्तराखंड क्रांति दल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बराबर दोषी हैं इन प्रदेश में मलिन बस्तियों को बसाने के लिए। ठीक है जी मैडम। ठीक है जापेंद्र जी, दोनों बराबर दोषी हैं। कार्यकाल आपका ज्यादा रहा तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया? अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने गलत किया था, हम आपके लिए ये भी अज्यूम कर लेते हैं, तो आप जब आए तब आपने उन पर डंडा क्यों नहीं चलाया? बिल्कुल, यहाँ जरूर हम ये मान सकते हैं कि अगर कांग्रेस ने बस्तियां बसा दी, अवैध अतिक्रमण करा दिए, तो भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य बनता था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन बस्तियों को उजाड़ दिया जाए। लेकिन मानवीय पहलू देखते हुए और इन चीजों को समझते हुए कि जो लोग वहां बसे हैं उन लोगों की बस्तियों को उजाड़ा ना जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकारों ने उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। अब ये दोनों सरकारों के अपने अपने निर्णय हैं कि एक सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को आधार बनाते हुए, अपने वोट बैंक को बढ़ाते हुए सुनियोजित तरीके से ऐसी अवैध कब्जे करा दिए, चाहे वो रेलवे की भूमि पे हुए या वन निगम की भूमि के हुए, नगर निगम की भूमि पे हुए,
कब्जे कराकर वहां बस्तियां बसा दी। और भारतीय जनता पार्टी ने अब जब उन्हें 10 साल बाद 15 साल बाद कांग्रेस के बाद उत्तर प्रदेश में तो समय मिला ही नहीं, केंद्र में भी समय नहीं मिला, और उत्तराखंड की भी स्थिति सबके सामने ही है। और उत्तराखंड में ये जो कब्जे हुए हैं ये उत्तराखंड बनने के बाद नहीं हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश के जमाने में, जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारें होती थी, तो ये 90 के दशक में 80 और 90 के दशक के कब्जे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन लोगों को बसे हुए 20-20 25-25 वर्ष हो गए थे। हम मानते हैं अपनी गलती कि हमें मानवीय संवेदनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए था, हमें मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार रख के उसी समय सब जगह बुलडोजर चलवा देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं करा। ऐसा इसलिए नहीं करा कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने एक साजिश के तहत, एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से ये जो सरकारी भूमि पर कब्जे करवाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो दर्द तो दिल में रखा लेकिन किसी का घरौंदा नहीं उजाड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी थी। और वहीं दूसरी ओर कि ये जानते हुए, ये समझते हुए कि हम अवैध रूप से जिन्हें हम बसा रहे हैं, एक ना एक दिन, चाहे 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, एक ना एक दिन, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय की नजर यहाँ पड़ेगी या कोई सर्वोच्च न्यायालय में जाके ये सवाल उठाएगा, तो निश्चित तौर पर उस दिन सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश देगा कि इन्हें यहाँ से उजाड़ा जाए और इन्हें यहाँ से उजाड़ा जाए। लेकिन ये उनके असली दोषी को, हम मानते हैं कि हमारा भी थोड़ा सा दोष है, लेकिन उनके असली दोषी कौन है, उनके असली अपराधी कौन है? नहीं, थोड़ा सा दोष नहीं माना जा सकता जपेंद्र जी, थोड़ा सा दोष नहीं माना जा सकता, बाकी सारी बातें ठीक है, बस थोड़ा सा दोष नहीं। चलिए, कांग्रेस पार्टी से इंदुमान जी कुछ मुझे लगता कहना चाह रही है। इंदुमान जी, अनम्यूट मैम, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मैं कुछ ऐसे कहना नहीं चाह रही थी, उनकी बात को नहीं काटना चाह रही थी। एनीवे, कोई बात नहीं। मैं देखिए, वो जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मानवीय संवेदनाओं को रखते हुए उनको नहीं उजाड़ा। देखिए, उजाड़ना तो कोई भी नहीं चाहता है। अभी भी हमारे जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी धरने पे बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हैं कि उनको ना उजाड़ा जाए, और यदि उजाड़ा जाए तो उनको विस्थापित आवश्यक रूप से किया जाए। उनको, उनकी पहले स्थापना कहीं पे जगह हो उनके लिए, अधिकारियों का। फिर वही बात है, अरुण जी सही कह रहे थे कि उनको पहले देखिए, कुछ तो उत्तर प्रदेश के समय से ही बसे हुए हैं। 2000 में जब उत्तराखंड बना, पहले से हम जानते हैं काफी एरिया को, किच्छा में भी है, बंगाली कॉलोनीज है, मुस्लिम एरियाज भी हैं। पहले 10-12 परिवार थे, लेकिन जब उत्तराखंड में योगी जी आए तो काफी मुस्लिम उधर से भी उत्तराखंड में आके बसे हैं। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन काफी कॉलोनीज यहाँ पे, अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो वो उत्तराखंड जब बना उससे पहले से ही वो बसी हुई है, उसमें मेनली बंगाली कॉलोनीज है। लेकिन अब जहाँ पे भी ये ऋषिकेश और बिंदु खत्ता का जो एरिया है, इसमें जो अब हटाने की बात की जा रही है, तो आप अतिक्रमण बिल्कुल हटाइए, बिल्कुल हटना चाहिए जो जहाँ पे गलत है, लेकिन उनकी पुनर्स्थापना हो, इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और फिर प्रश्न फिर वही बार बार आता है कि जब वो बसते हैं उस समय जो तत्कालीन सरकार होती है, तत्कालीन वहां के जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या मेयर आदि हो, तो उनके सामने जब वो बसते हैं, क्या उनके आदेश या निर्देश पर अधिकारी उनको बसने देते हैं, या अधिकारी बिल्कुल सोए रहते हैं इसलिए वो बस जाते हैं? ये तो बहुत वैसे सोचनीय विषय है। बहुत जगह देखिए, यहाँ से खटीमा तक अगर हम चले जाएंगे, हम जानते हैं कि बहुत जगह यहाँ पे उधम सिंह नगर में भी अतिक्रमण है, और इस तरह की बस्तियां बसी हुई हैं जो कि सरकारी जमीन। लेकिन आज प्रश्न फिर वही है कि अगर उनको हटाना है, या जो उनके वहां रहते हुए भी क्या इस बात को नहीं देखा गया कि वो किस नगर पालिका के हिस्से में आते हैं, किस नगर निगम के हिस्से में आते हैं? उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास क्यों नहीं दिए गए, या किसी अन्य योजना, आवास योजना के तहत क्यों नहीं पुनर्स्थापित किया गया? अब तो लगातार फिर वो, मैं तो इस बात को कह रही हूँ, देखिए 16 में ये पारित हुआ था विधेयक कि इनको अगर उजाड़ा जाएगा तो उनको विस्थापित अवश्य किया जाएगा। तो उस बात को लेकर, उस विधेयक को लेकर, उस कानून को लेकर हमारे जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, और हमारा ये कहना है कि उनको अगर आप उजाड़ रहे हैं तो पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लिया जाए कि उनको विस्थापित अवश्य ठीक ढंग से किया जाए।
जी गरिमा जी। अरुण शर्मा जी, सवाल पूछना था, 2 सवाल एक्चुअली। अरुण जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है गरिमा जी जी। अरुण जी, ये जो धरना शुरू हुआ है, आपको लगता है क्योंकि हरदा को लेकर कुछ एक इमेज बनाने की कोशिश की गई कि वो धरने पर आते हैं और धरने के माध्यम से क्या वाकई मौन रहकर अपनी बात कह पाने में कांग्रेस कामयाब होगी? गरिमा, पहली चीज तो यह है कि जो इंदु मान जी ने बोला था कि 16 में विधेयक पास हुआ, कोई विधेयक पास नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने जो ये बिंदाल और रिस्पना वाला मामला था देहरादून में, इसके लिए कट ऑफ डेट रखी थी कि 16 के बाद वालों को हटाया जाएगा, 16 से पहले वालों को नहीं हटाया जाएगा। ये था। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के मुझे लगता है सबसे वरिष्ठ नेता है। हो सकता है इनसे भी वरिष्ठ कोई हो, लेकिन हरीश रावत वरिष्ठ है। और हरीश रावत को ये कला आती है कि कैसे सुर्खियों में बने रहना है। नहीं, हरीश रावत खुद को तो सुर्खियों में ले आएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के नैया को किनारे ले पाएंगे? मैं गरिमा वही बात आ रहा था। आप खुद देख लीजिए धरने पे कौन लोग थे। केवल हरीश रावत गुट। क्या आपको वहां गणेश गोदियाल नजर आए, या करण मारा नजर आए, या हरक सिंह रावत नजर आए, या प्रीतम नजर आए? जो बड़े नेता हैं उनके नाम ले रहा हूं, कोई नहीं। क्योंकि ये व्यक्तिगत हरीश रावत का जो केंद्र में इंडिया गठबंधन के अलायंसेज है उनको लेके किया हुआ कार्यक्रम था। उन्होंने ना तो पार्टी को विश्वास में लिया। आज हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि ये हरीश रावत जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम है, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं। लेकिन अब उससे पार्टी को कितना लाभ मिलेगा ये सोचने की बात है। क्योंकि वास्तव में ये है कि अब कांग्रेस के अंदर भी केवल हरीश रावत की जो रिश्तेदार मंडली है, उसके अलावा कोई हरीश रावत को के नेतृत्व में चलने को तैयार नहीं है। केवल उनकी उलटबाजियां देखकर कि वो जिसको साथ लेकर चले, उन्होंने उसको ही कहीं ना कहीं धोखा दिया। और इसीलिए आज उनके जितने सिपह सलार हैं पुराने, वो आज उनके साथ कोई नहीं। आप एक एक नाम मैं नहीं बताऊंगा, लंबा हो जाएगा, गिनवा सकता हूं मैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये अगर हम राजनीति की दृष्टि से देखें तो ये मुझे लगता है कि एक सही फैसला था कि मलिन बस्तियों के नाम पर एक आंदोलन सा किया जाए, जिससे कम से कम मलिन बस्तियों के ऊपर हाथ रखा जा सके। लेकिन सवाल ये है कि ये कितना सफल होगा, क्योंकि हरीश रावत की स्वीकार्यता अगर आप लगातार देखें, पहले लोकसभा चुनाव उनकी पत्नी हारी, उसके बाद वो 2 विधानसभा चुनाव एक साथ एक टाइम पे 2 विधानसभा चुनाव हारे, हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से। उसके बाद फिर हारे, और उसके बाद लड़की जीती है केवल, बाकी उनको सफलता नहीं मिली। तो ये तमाम चीजें हैं। इसका भी जब राजनीति की बात करेंगे तो ये भी आकलन होता है कि कौन कितना सफल और कितना असफल। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। जपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। जपेंद्र जी बताइए। अरुण जी ने पूरी डिबेट का कंक्लूजन ही निकाल के रख दिया कि कांग्रेस के नेताओं की इन्हीं आदतों ने सनसनी फैलाने की आदत, खबरें बनाने की आदत और गुटबाजी। ये नहीं, बिल्कुल आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरुण जी, आपने तो पूरा कंक्लूजन दे दिया। आजादी के बाद कांग्रेस के नेताओं की इस तरह की ही कार्यप्रणालियों की वजह से, और अपने आप को बड़ा, कौन कितना बड़ा नेता जो जितनी ज्यादा अवैध बस्तियां बसाने का दम रखता हो, जो जितना ज्यादा सरकारी भूमि पर विभागों की जमीन पर कब्जा कराने का दम रखता हो, उसकी बसाई हुई बस्तियां उसका निजी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होती रही। और यही कांग्रेस के अंदर जो द्वंद्व रहा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की नीति रही, इन्होंने राष्ट्रहित को भी दरकिनार कर दिया, इन्होंने राष्ट्र हित के साथ साथ प्रदेश हित को भी दरकिनार कर दिया। और इसी तरह से जो आज इन बस्ती वालों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इनके सिर पर बेघर होने की जो तलवार लटकी हुई है, वो देश के अंदर हरीश रावत जी जैसे सैकड़ों कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्होंने इन बस्तियों को बसाने में, इन बस्तियों को स्थापित करने में, वोट बैंक को खड़ा करने में अपने राजनीतिक कद का और अपनी राजनीतिक जिद का और अपनी सत्ता का खुलकर दुरुपयोग करा।
और यही आज की इस डिबेट का शायद ये कंक्लूजन, अगर हमने ये सारी चीजें शुरू में कही होती तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, होता कि वे प्रवक्ता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन अरुण जी बहुत निष्पक्ष होकर चीजों को रखते हैं और जाने अनजाने में उन्होंने जो ये चीज रखी, ये आज की डिबेट का कंक्लूजन है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। इंदुमान जी, बड़े आरोप लगा दिए गए जी। आते हैं अशोक जी, इसके बाद आते हैं। हाँ, देखिए, अरुण जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उनको अधिकार है किसी भी बड़े नेता के बारे में जो वो महसूस करते हैं या वो जनता महसूस करती है, उनको ऐसा लगता है वो कहने के लिए। लेकिन जो कुंवर जपेन जी कह रहे हैं अभी कि कांग्रेस पार्टी में जो द्वंद्व है या अपने आप को आगे करने की, इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये कहना चाहूंगी, वर्तमान समय में आप स्वयं देख लीजिए कि जो द्वंद्व आपकी पार्टी के अंदर चल रहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं उनकी कुर्सी को हिलाने के लिए, उनको कुर्सी से गिराने के लिए, स्वयं बैठने के लिए, अभी कल ही जो पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना पड़ेगा, कानून व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब है कि इस बात का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यही मतलब है कि वर्तमान में जो क्राइम है वो इतना बढ़ा हुआ है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, पुलिसिंग को ठीक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इस समय मुख्यमंत्री बैठे हैं उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है और जो प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है उससे खुश नहीं है। तो एक तरह से चेताना भी उनका हो गया और विरोध करना भी हो गया। उधर जो विधायक, आपके जो विधायक है उनको देख लीजिए, लगातार क्या हो रहा है, सचिवों की पिटाई हो रही है और किस तरह से वो सफाई दे रहे हैं कि हमारी पिटाई होने वाली थी वहां पर, ये हो रहा है वहां पर। यहाँ जो विधायक है अरविंद पांडे जी, वो खुद ब्लेम कर रहे हैं प्रशासन को, यहाँ पे कि प्रशासन को ठीक तरह से काम करना चाहिए। तो ये केवल खाली हम लोग आपस में यहाँ पे ये करते रहे, इससे देखिए देश प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। प्रदेश का भला इस बात से भी नहीं होने वाला कि अतिक्रमण जहां हटना चाहिए, देखिए वहां हटना चाहिए। मैंने अपनी बात में पहले भी कहा कि जो अतिक्रमण गलत है उसको निश्चित रूप से, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या नहीं हो, यदि जनप्रतिनिधि और वहां का वर्तमान जो प्रशासन है वो ठीक ढंग से काम करे तो क्यों इतनी ज्यादा अतिक्रमण होगा कि बस्तियां की बस्तियां बस जाएंगी। तो ये सबको एक जागने की आवश्यकता है इस समय। खाली यहाँ पर कहने से और बस्तियां उजाड़ने से प्रदेश का भला नहीं होने वाला। हमें आज देखिए सबको गंभीरता से ये सोचना पड़ेगा, विपक्ष में हम हैं तो हमारा काम है मुद्दों को उठाना। हरीश रावत जी का देखिए पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पूरा अधिकार है, ये संगठन का कार्यक्रम नहीं था, उन्होंने स्वयं भी कहा, हमारे संगठन ने भी कहा, लेकिन उनको पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, वरिष्ठ नेता होने के नाते ये अधिकार है कि वो कोई मुद्दा यदि उनको लगता है कि संगठन नहीं उठा पा रहा है अभी या समय ले रहा है तो वो उठा सकते हैं। मैं उनका इस मामले में पूरा सपोर्ट करती हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को इसका फायदा ही होता है और सरकार को जगाने का ये काम किया जाता है। जी गरिमा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। अशोक जी। जी मैं बीजेपी हमारे प्रवक्ता जपेंद्र भाई से पूछना चाहूंगा कि जो मलिन बस्तियों की बात हो रही है, उनको विस्थापित होने की बात हो रही है, अगर वो लोग एक जगह बस्ती बना के वहाँ के मतलब डेमोग्राफी या जो भी माहौल है खराब हो रहा है, तो उनको जब दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, पहली बात तो अगर इतने समय से कोर्ट में केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा था, तो सरकार ने सोचा होगा कि भाई इनको विस्थापित कहाँ करेंगे या सीधे उठा के स्टेट से बाहर ही करेंगे। तो पहला सवाल है कि इनको विस्थापित कहाँ करेंगे, और दूसरा इन जो अवैध बस्तियों का या अवैध रूप से बाहर से आके बसने का है, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये कांग्रेस की पहले से रही है, अगर ये उत्तराखंड में मूल निवास लागू कर देते 1950 तो ये समस्या का समाधान क्या हो नहीं सकता था? जो पहले रहे 1950 उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या हो नहीं सकता था 1900 मूल निवास लागू होने से? क्योंकि आज 15 साल के लोग भी आके जो बस्तियों भी रह रहे हैं, मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि मैं जानता नहीं हूँ, किसी को गया नहीं हूँ, लेकिन उनके पास भी स्थायी निवास होगा क्योंकि वो इतना आसानी से बन रहा है। अगर मूल निवास होता तो उनके लिए कठिनाई होती, बिजली पानी की सुविधा नहीं होती, तो काम कहाँ पे काम करते? काम करने के लिए हम किसी से मना नहीं कर रहे, देश सबका है, कोई आके कहीं से रोजगार करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल निवास लागू होने से उनके पास जॉब में हमारे वहाँ के लोगों को अधिकार मिलता, वो लोग ज्यादा नहीं टिक पाते, मतलब ना बिजली का होता ना पानी का होता, सब कुछ देने के बाद
फिर वो विस्थापित है। और सवाल वही है कि विस्थापित उनको कहाँ किया जाएगा, क्या वो जगह उस पर अतिक्रमण नहीं कहा जाएगा? सरकारी जमीन अगर ऐसे ही कोई विस्थापित करे, फिर ऐसे तो सभी लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, कहीं मकान बना रख जाएंगे, कोई बीजेपी संघर्ष करेगी, कोई कांग्रेस करेगी, और कुछ समय बाद होगा भाई इनको कहीं विस्थापित कर दो तो फ्री में रहने के लिए जगह मिल जाएगी। ठीक है जपेन जी, अभी जो कारण दिया इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? अरुण जी को तो आपने खूब तारीफ कर दी, आज मन की बात निकल आई अपने। हम अशोक जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं और सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हाँ इतना निश्चित है कि हमारे साथ ही हमारा एक छोटा सा पर्वतीय हिमालय प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश से सीखने के लिए बहुत कुछ था। शुरू में जिस दिन उत्तराखंड का निर्माण हुआ, हम हिमाचल प्रदेश से बहुत कुछ सीख सकते थे और उस तर्ज पर अपने प्यारे उत्तराखंड को बनाने की दृष्टि से काम कर सकते, लेकिन घूम फिर के सुई वही फिर कांग्रेस पे आ जाती। अब हम कहेंगे तो आप कहोगे कि आप बार बार कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हैं। जो 2 वर्ष का अल्प समय मिला भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद जब पहले चुनाव हुए 2002 में, तो 2002 के चुनावों से 2 से 7 तक कांग्रेस की सरकार रही। अब देखिए, अब आप टेक्निकल चीजों को पकड़िएगा। वहीं जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जनक थे डॉक्टर परमार, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, और कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे कि जब राज्य की नींव रखी गई तो उन्होंने उसे स्वतंत्र राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश का राज्य बनाने की मांग रखी, और उस केंद्र शासित प्रदेश के राज्य होने के बाद उस तर्ज पर जो हिमाचल का विकास हुआ, और उस विकास को आज हम सब देखते हैं कि एक दूरदर्शिता के साथ वहां के अधिकारियों को भी, वहां के नेतृत्व को भी अपने हिमाचल की जड़ों से जोड़कर, खींचकर राजनीति के आयाम को आगे बढ़ाया। कौन थे वो? कांग्रेस के नेता थे, उस जमाने के बड़े नेता थे। और जब केंद्र शासित प्रदेश की समय सीमा की समाप्ति के बाद वो पहले मुख्यमंत्री बने डॉक्टर परमार। तो यहाँ ऐसा कांग्रेस उत्तराखंड के लिए भी तो कर सकती थी, लेकिन उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस शुरू से ही ईमानदार नहीं रही, संजीदा नहीं रही, और जिसका नतीजा ये हुआ कि 2002 से 2007 तक जो व्यवस्थाएं उत्तराखंड के नवनिर्माण में बिगड़ी, नारायण दत्त तिवारी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, उनके विजन का उत्तराखंड को जितना लाभ मिलना था मिला। उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए उनका सब सम्मान करते हैं, लेकिन हकीकत में जो एक पर्वतीय राज्य के नव निर्माण और योजनाबद्ध तरीके से उसकी भविष्य की योजनाओं को बनाने का दायित्व था, उससे कांग्रेस ने पूरी तरह से पीठ दिखाई, और वो व्यवस्थाएं जो बिगड़ती चली तो आज हम सबके सामने है। और निरंतर 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य को, जो हमारा सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व उसे पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। तो हमें लगता है कि हम काफी हद तक सफल हुए हैं, और भविष्य की योजनाओं का अगर हम आकार देखें तो उस आकार को जब हम साकार करने की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जब जब उत्तराखंड में शासन रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ होकर उत्तराखंड के नव निर्माण में अपनी भागीदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएगी। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। अरुण जी, आज आपने बीजेपी के मन की बात की, कम से कम आपको किसी दल का प्रवक्ता नहीं कहा गया, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब जिसके मन की बात करते हैं उसके लिए हम अच्छे हो जाते हैं, और अगर जरा सा भी आपने अपने सुर बदले या सच कहा तो फिर समस्या हो जाती है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या होगा? हाँ देखो ना, इसी बात पे जैसे कुंवर जब्बी की बात है उसे थोड़ा सा बता दूं कि मैडम इंदु मान हमें अक्सर जब हम तिवारी जी के घर जाते थे तो वहां मिलती थी। तिवारी जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और हरीश रावत क्या करते रहे? वो फावड़ा लेके उनकी जड़ें खोदने का काम कर रहे थे, और तो और कई जगह मुख्यमंत्री को कांग्रेस के लोग काले झंडे दिखाए, उनका विरोध किया। अब आज आप हरीश रावत से उम्मीद करेंगे कि उनके साथ लोग जुड़ जाएंगे? वो पीरियड भी उन्होंने देखा है लोगों ने। तो यह है, लेकिन ठीक है, एक विपक्ष की राजनीति है, उन्हें करना चाहिए।
दबे हुए लोगों को, शोषित लोगों की आवाज लेकिन उठानी सबसे चाहिए। बड़ी बात तो ये ना विपक्ष अरुण जी, मुझे आपकी एक बात काफी अच्छी लगी कि आपने कहा ना कि कई सारे नेताओं ने कहा कि ये उनका निजी कार्यक्रम हो सकता है, पार्टी का इससे कोई वो नहीं है। तो कांग्रेस आने वाले चुनाव में भी अंतरकलह से तो जूझने वाली है, ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही साफ हो गया है। आप अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो ना हो, लेकिन आपकी पार्टी का जो मैसेज है वो जरूर आम जनता तक पहुंच जाएगा। तो प्रयास कीजिए कि कम से कम पार्टी एकजुटता के साथ खड़ी रहे। क्या प्लान है 27 को लेकर, किस तरीके से जनता के मुद्दे उठाने, अगर वो बेहतर तरीके से कांग्रेस करेगी तो शायद एक मजबूत टक्कर तो कम से कम हमें देखने को जरूर मिले, क्योंकि लोकतंत्र को वो खूबसूरत बनाता है और मजबूती ही यही है। खैर, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। सरकार की योजनाओं पर विपक्ष की रार शुरू हो चुकी है। एक तरफ मौन प्रदर्शन है तो दूसरी ओर लगातार मुद्दों को उठाने का प्रयास है, लेकिन जनता किसकी सुनेगी और क्या मौन रहकर कांग्रेस पार्टी अपनी बात आम जनता तक पहुंचा पाएगी, देखना काफी अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।